नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने नए YouTube चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हमने बात की थी कि आज हम ये संडे को जो है शाम को हमारा बायो का टॉपिक होगा। तो हम बायो से, जैसा कि सभी लोगों ने कहा था कि पुनः मतलब दोबारा से पढ़ाया जाए, तो हम बायो को दोबारा से लेके चलते हैं। और सबसे जो बेस और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कोशिका है। अगर आपने कोशिका पढ़ ली तो समझ लीजिए 60% कोर्स खत्म हो गया आपका, 60 से 70%। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में 8 क्वेश्चन आपको कोशिका से ही मिलेंगे। लेकिन कोशिका के अंदर भी काफ़ी कुछ है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सेशन कुछ लंबा होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, जीवों के अंतर्गत हमारे जितने भी पौधे हैं और जितने भी एनिमल हैं, ये सभी किस में आते हैं? जीव विज्ञान में आते हैं। क्लियर हो गया? अब जीव विज्ञान के अंतर्गत जो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो लैमार्क एवं ट्रेवेरनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब इन्होंने जीव विज्ञान शब्द केवल दिया था। ठीक, किसने? लैमार्क एवं ट्रेवेरनस ने। अब जो जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ जीव विज्ञान, ये कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। और पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवों के अंतर्गत पौधे और जंतु दोनों आते हैं। अब जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। अब अगर हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अब थोड़ा सा पॉलिटी का भी इसमें क्वेश्चन क्लियर किए ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जो अरस्तु हैं ये राजनीति शास्त्र के जनक हैं। क्लियर हो गया? किसके? राजनीति शास्त्र के जनक हैं। जबकि जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति शास्त्र के जनक अगर हम बात करें तो चाणक्य या कौटिल्य हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया? अरस्तु की पुस्तक लेकिन कौन सी है? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र के जनक नहीं हैं, इनकी पुस्तक है केवल अर्थशास्त्र। जबकि ये जनक किसके हैं? राजनीति शास्त्र के। क्लियर? और भारतीय राजनीति शास्त्र के चाणक्य या कौटिल्य हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत सभी किसके? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जंतु विज्ञान यहाँ से खत्म। अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम सभी पौधों का अध्ययन करते हैं, या वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान। अब इसके भी जनक कौन थे? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने और अरस्तु ने किया क्या था कि जैसे थियोफ्रास्टस थे तो इन्होंने 1400 से 1500 पौधों के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने उसके बारे में अपनी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका प्लांटेरम, उसमें इन्होंने लिखा। तो अगर पूछा जाए थियोफ्रास्टस की पुस्तक कौन थी, तो हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक थी, और इन्होंने उसके बारे में पढ़ा और सबसे पहले लिखा। तो इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी। और यही काम इन्होंने, अरस्तु ने भी किया था। इन्होंने जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में सबसे पहले लिखा, तो इनको जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। बार बार क्वेश्चन पूछा था स्लाइडेन एवं स्वान। जो स्लाइडेन एवं स्वान थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निम्न में ऑप्शन देगा अरस्तु, थियोफ्रास्टस, स्लाइडेन एवं स्वान या रोडॉल्फ विर्चो। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किसका प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1839 में किया। यह सन इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का तो प्रतिपादन किया, लेकिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये बताने में असफल रहे। इसको बताने के लिए सबसे पहले रेडॉल्फ विर्चो ने कोशिका विभाजन को 1805 में बताया। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है, इसका पूरा विवरण किसने बताया? रेडॉल्फ विर्चो ने कोशिका विभाजन को बताया। इसी में इन्होंने कहा ओमिनीस सेलुला ई सेलुला। ठीक, मतलब पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैम्बियंस।
इसमें नहीं लिखा है, पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैम्बियंस, जो कि माइकोप्लाज्मा केवल लिखा हुआ है, तो माइकोप्लाज्मा भी केवल देता है। तो 0.3 माइक्रोन होती है। इसी को पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। कितनी होती है? 170 मिलीमीटर mm। अगर हम बात करें उसकी सेंटीमीटर में, तो 17 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया। अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए, सबसे बड़ी कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन सबसे लंबी कौन सी है? तो वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक, इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, लगभग 90 सेंटीमीटर। 90 क्यों, 150 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इतना सभी लोग क्लियर रहेंगे। अब बात करते हैं जीवाणु की। तो जीवाणुओं को जो है 4 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है दंडाकार, जो इस आकार के होते हैं। दंडाकार में बैसिलस, इनको कहते हैं बैसिलस, जैसे कि दही में होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु। दूसरा होता है गोलाकार, जैसा कि हमने संरचना बना दी। तो गोलाकार में कौन से होते हैं? इनको कहते हैं कोकस। जितने भी गोलाकार, जैसे ग्रुप में अगर ये गोल गोल रह रहे हैं, अरे जैसे अपना वो हो गया कोरोना वायरस गोल है, तो ये कैसा है? कोकस। अब कोषाकार, कोषाकार का मतलब होता है विब्रियो कॉलेरिक, मतलब कि एक विब्रियो कॉलेरी नाम का, जिससे कॉलरा नामक रोग होता है, ये कॉमा के आकार का होता है। एक होता है सर्पिलाकार। तो ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं, लेकिन वहाँ जीवाणुओं की बात हो रही, वायरस की नहीं। तो आकार लेकिन वैसा ही होता है। क्लियर? अब अगर हम टॉपिक की बात करें, कुछ टॉपिक हैं जो छोटे छोटे बार बार मतलब बेसिक क्लियर भी करते हैं और पूछे भी जाते हैं। मीसोसोम्स क्या होता है? मीसोसोम्स की जो संरचना होती है, ये जीवाणुओं में श्वसन के लिए होती है। जीवाणु जितने भी होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें श्वसन की प्रक्रिया मीसोसोम के माध्यम से होती है। ये कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विसरण क्या होता है? विसरण को समझने से पहले हम कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। जैसे ये एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, तो ये पानी क्या हो जाएगा? विलायक। पानी क्या हो जाएगा? विलायक। ये हो जाएगा तुम्हारी शक्कर। यहाँ पे क्या है? शक्कर। अब ये शक्कर क्या हो जाएगी? विलेय। शक्कर क्या है? विलेय। अब अगर हम इस शक्कर को इस पानी में डाल दें, तो क्या बन जाएगा? शरबत। और शरबत क्या कहलाएगा? विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना? तो इतना क्लियर हो गया। अगर विलेय, विलायक और विलयन क्लियर हो गया तो अब समझते हैं। एक चीज़ होती है, जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी, जैसे पानी और दूध को लेंगे तो दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी की कंपेयर में, तो दूध अधिक सांद्र है। दूध और घी को ले लें तो घी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो घी अधिक सांद्र है। घी और डामर को ले लें तो डामर ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो डामर क्या है? अधिक सांद्र है। तो उसी प्रकार से अगरबत्ती और आसपास का हवा या वातावरण ले लें, तो अगरबत्ती क्या है? वो अधिक सांद्र है। तो अधिक सांद्र विलयन से, लेकिन किसके अणु जाएंगे? हमेशा विलायक के अणु गतिमान होते हैं। किसके? विलायक के। तो विलायक के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाना, अधिक से कम की ओर जाना, हाई टू लो। तो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। जबकि परासरण की जो परिभाषा होती है वो विसरण की ठीक उल्टा होती है। और ये परासरण की क्रिया तुम्हारी किस में होती है? कोशिका में होती है। कोशिका झिल्ली में या कोशिका कला में। तो अब बात करते हैं परासरण क्या होता है। परासरण में ठीक उल्टा हो जाएगा। विलायक के अणुओं का हमेशा चलायमान कौन होंगे? विलायक के अणु। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना, लेकिन किसके माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाना क्या कहलाता है? परासरण। क्लियर हो गया ना सभी को इतना?
जैसे कि अब चने का एग्जांपल ले लें। चने जो होता है वो अधिक सांद्र होता है, पानी कम सांद्र होता है। चने को पानी में डाल दिया, विलायक कण क्या है? पानी। अगर हम पानी में हल्की शक्कर भी घोल दें, नमक भी घोल दें, तो वो चना नहीं मीठा होने वाला है और ना नमकीन हो जाएगा। तो विलेय कण तो जा नहीं रहे, जा किसके अणु रहे? विलायक के। हालांकि जो कोशिका भित्ति है कोशिका की, तो उसमें तो हल्का सा नमकीन हो जाएगा, लेकिन अंदर तक नमक नहीं जाएगा कोशिका के। तो अब चने में क्या होगा? चना फूल जाता है, तो उसमें किसके अणु गए? पानी के। तो जो पानी था वो कम सांद्र था, चना कौन था? अधिक सांद्र था। तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? और अर्धपारगम झिल्ली कोशिका में होती है, अभी आगे पढ़ाएंगे हम। इतना सभी को क्लियर? ये कहलाता है परासरण। अब अगर हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के जनक हैं हमारे कैरोलस लीनियस। कई चीज़ें हमने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको कोरिलेट कर लीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। तो द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। और इनकी पुस्तक थी एक सिस्ट्रेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी। कैरोलस लीनियस ने क्या, द्विनाम पद्धति क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो जो होता है ये किसी भी जीव के प्रथम पद उसके वंश और तथा उसकी दूसरा पद उसके जाति को दर्शाता है। जैसे बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिकस और शेर का फैलिस लियो। तो बिल्ली और शेर जो हैं ये एक ही वंश के तो हैं, फैलिस वंश, लेकिन अगर इनकी जाति की बात करें तो बदल जाती है। वो फैलिस शेर फैलिस लियो है और वो फैलिस डोमेस्टिकस। क्लियर हो गया ना सभी को कि वंश और जाति क्या होता है? अब बात करते हैं, एक जीव होता है यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास। सभी लोग यूग्लिना के बारे में तो जानते थे कि ये जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की कड़ी है, मतलब इसमें पौधों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्लांट्स की भी, और एनिमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण जो हैं पाए जाते हैं। किसमें? यूग्लिना में। लेकिन क्लैमिडोमोनास में भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा पेपर में अपडेट कर देता है, जैसे कि ऑप्शन में दे देगा कि जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की कड़ी है, एक देगा केवल यूग्लिना, बच्चा आंख बंद करके खटाक से लगा देगा और पहला ही ऑप्शन मिलेगा यूग्लिना। दूसरे में तो ऑप्शन देगा यूग्लिना एवं क्लैमिडोमोनास, तो देख लेना अगर दोनों हैं तो दोनों में लगाना है। तीसरा देगा इनमें से कोई नहीं, चौथा देगा नहीं बताएंगे, तो बताओ क्या कर लोगे? तो आपको जो है ध्यान देना है और बताना है कि यूग्लिना एवं क्लैमिडोमोनास अगर दोनों हैं तो यही दोनों ऐसे जीव हैं जो जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की कड़ी होती हैं। बात करते हैं झिल्लियाँ। तो झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पूरी बॉटनी में अगर हम बात करें, जूलॉजी में, तो झिल्लियों के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। जैसे अब ये केमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन होता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री होती है ऐसी। जैसे पारगम्य की बात करते हैं, तो पारगम्य में क्या होता है कि जिसमें विलेय के भी अणु चले जाएं और विलायक के अणु भी, मतलब शक्कर भी छन जाए और पानी भी छन जाए। तो जैसे क्या होता है, हमारा नॉर्मल छन्नी ले लो, उसमें क्या होता है? छन जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में सबसे बाहर उपस्थित कोशिका भित्ति भी होती है, इसमें भी सब कुछ क्या होता है? छन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अर्धपारगम्य की, तो अर्धपारगम्य का मतलब होता है जिसमें विलेय के अणु तो नहीं जाएंगे लेकिन विलायक के अणु चले जाएंगे। जैसे कोशिका कला, उदाहरण अभी हम बाद में सब समझाते जाएंगे, कहाँ क्या होता है ये भी बता देंगे। तीसरा होता है वर्णात्मक पारगम्य, जिसमें विलेय के भी अणु जाएंगे और विलायक के भी अणु जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में। जैसे हमने घोल बना लिया, विलेय भी डाला, शक्कर भी डाला, पानी भी डाला, जब उसको छानेंगे तो थोड़ा पानी भी छनेगा और थोड़ी सी उसमें मिठास भी होगी। सपोज दैट हमने 5 चम्मच शक्कर डाली तो उसमें 1 चम्मच की मिठास आएगी, जो नीचे पानी छनेगा, थोड़ा थोड़ा पार्टीशन जाए, तो वो क्या कहलाता है? वर्णात्मक पारगम्य। और अपारगम्य होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन के ऊपर चाहे जितना पानी भर दो, कुछ छनने ही वाला नहीं है। तो ये होती 4 प्रकार की झिल्लियाँ। इतना सभी को क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हक्सले। कुछ 2 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, क्योंकि भाई एक सुई की नोक, और एक सुई की नोक पे 1000 कोशिकाएं, समझना कितनी छोटी होती कोशिका। और उसके अंदर अभी कोशिका की भी हम संरचना पढ़ाएंगे इसके बाद। तो उसके अंदर मान लो अगर एक सुई की नोक और उस पर छोटी सी जो है 1000 कोशिकाएं आती तो कितनी छोटा स्ट्रक्चर हो गया। उसके अंदर जो जीवद्रव्य होता है, तो मरने के बाद वो जीवद्रव्य सूख जाता है। हालांकि वो होता कैसा? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ना सॉलिड होता है
ना लिक्विड होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। जीव द्रव्य की संरचना कैसी होती है? सेमी सॉलिड होती है। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जीव द्रव्य की संरचना कैसी होती है, तो सेमी सॉलिड होती है। तो हक्सले जो थे, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। अब वो क्यों बताया है, वो जब हम आपको कोशिका पढ़ाएंगे, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ाएंगे, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। बात करते हैं 1674 में सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। अब कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। आई थिंक 1665 ही है, सन पूछा नहीं जाता, बट अभी आगे है तो बता देंगे। तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने जो बोतल में जो कार्क लगती थी पहले, ढक्कन टाइप की, तो उसको जब काटा तो उसमें कई सारे जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़े इनको। तो जब इन्होंने देखा तो उसको क्या कहा, कोशिका की खोज कर ली। लेकिन वो सारी कोशिकाएं कैसी थी? मृत थी। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, अगर पूछ लिया जाए तो किसने किया था? लीवेनहॉक ने। तो चलिए अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिरकार कोशिका होती क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 1665 मैंने सही बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। मैंने कहा था थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें अगर आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे तो कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी। चलिए ये देखिए, ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। तो थोड़ा सा इसको जो है अच्छे क्वालिटी पे लगा लीजिएगा आप लोग वीडियो में, तो आपको इसमें जो है क्लियरिटी दिख जाएगी। अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो ये तो यार छुप रहा है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए अब ये कोशिका थी, आपने इसको देख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, समझिएगा आप इसको अच्छे से। जो सबसे बाहर की ब्लू कलर की लेयर है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए लिखा हुआ है, ये रही सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली लेयर हो गई। इसके बाद आती है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। ये रही कोशिका भित्ति। अब होता क्या है, जैसे एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ी होती है, तो वैसे एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है। इसमें हमने दो कोशिकाओं की लेयर बनाई है। जो बीच वाली ब्लैक वाली दिख रही है, ये जैसे सीमेंट का काम कर रही है। ये देखो ब्लैक वाली एकदम सेंटर में है। तो जो ब्लैक कलर की है, ये कैसी है? ये सीमेंट का काम कर रही है, ठीक। इसको कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं? ब्लैक वाली को जो है मिडिल लैमेला, बीच में। ये देखो मिडिल लैमेला दिख गई। अब सेल वॉल क्या है? एक कोशिका ये हो गई, जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ठीक। अब इससे इसी तरीके से, अब इसी को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये एक कोशिका है, अब इसी से दूसरी कोशिका इस तरीके से जुड़ी होती हैं, फिर इससे भी इस तरीके से जुड़ी होती हैं। तो सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ते हुए चली जाती हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं हाँ यहाँ पे, तो ये सेल वॉल समझ में आए, इसलिए बोर्ड में टॉपिक ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। ये हो गई तुम्हारी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति एक अंदर वाली कोशिका की हो गई, और एक ये जो यहाँ पे बनेगी कोशिका, उसकी सेल वॉल हो गई। तो दो सेल वॉल दिखी, मतलब दो सेल वॉल इसमें दिख रही, दो कोशिकाओं की हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही, ये भी दो दिख रही हैं। जो ब्लू कलर की लाइन से हैं वो सेल मेम्ब्रेन है। एक तो इस कोशिका की सेल वॉल, देखो एक कोशिका में होती क्या, वो एक कोशिका में दो लेयर होती हैं, एक बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही इसमें भी होगा, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल वॉल। और जब सेल वॉल और जब दो सेल वॉलों को आपस में जोड़ा जाएगा, मतलब दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ेगा, तो वो सेंटर में क्या होगा? मिडिल लैमेला कहलाएगी। यही सबसे इसमें थोड़ा सा टफ पड़ रहा था समझाने में। इतना अगर समझ में आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम आसानी से इसकी बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा, अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका होती हैं जुड़ी, तो अब इस कोशिका को दूसरी कोशिका से जो है संलयित रखने के लिए, मतलब जोड़े रखने के लिए होता क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा।
तो प्लाज्मोडेस्माटा की हम बात करते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि एक कोशिका के जीव द्रव्य को दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से जोड़े रखना। ठीक, जैसे इसमें कोई चीज़ आई, इसमें कोई मतलब न्यूट्रिएंट आया, तो इस कोशिका का जीव द्रव्य इससे भी मतलब एक दूसरे से सारी कोशिकाएं जुड़ी हैं। क्लियर हो गया ना इससे। अब इसमें बात करते हैं इसमें होता क्या है। कई सारे ऑर्गन होते हैं, हम अभी ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं, फिर एक एक ऑर्गन को हम पढ़ाएंगे इंडिविजुअल। ठीक है, एक एक ऑर्गन को पढ़ाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। अब सब लोग एक तरफ से समझते चलिएगा। फिर इसमें क्या होता है, एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। ये क्या है, ये इसको कहते हैं केंद्रक के जो साइड में है ये संरचनाएं जो बनी होती हैं, इसी से जो है जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कोशिका से केंद्रक तक पहुंच रहा है। और केंद्रक क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है वैसे इसका भी एकदम माइंड जैसे हमारे शरीर में, वैसे केंद्रक भी इसका क्या होता है, सबसे सॉलिड पार्टीशन होता है, सबसे सॉलिड पार्ट होता है। तो आई होप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दूसरा क्या होता है इसमें, हरित लवक होता है। तो ये रहा हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सीवेंडा ने की थी, हरित लवक की खोज सिम्पर ने की थी। ये जब हम इंडिविजुअल एक एक ऑर्गन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी यहाँ पे जो ये जो जीव द्रव्य यहाँ पे भरा होगा केंद्र के बाहर वाला, ठीक, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। पूछा ये ज़्यादा गया है कि ये जो रिक्तिका होती है पौधों में पाई जाती है। तो जैसे यहाँ से कोई पानी वानी आता है कोशिका के अंदर भरता है, तो ये यहाँ जीवद्रव्य में नहीं भरता है, तो सेमी सॉलिड कंडीशन होता है, इसी रिक्तिका में आके पानी भर जाता है। तो रिक्तिका की जो बाहर परत होती है इसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो रिक्तिका की जो लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जो अब बीच में सेंट्रल में क्या है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। अब ये केंद्रक हो गया। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। मतलब नाम बड़ा काम छोटा, केंद्रक छोटा है नाम बड़ा है, रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका बड़ी है तो खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा केंद्रक। अब केंद्रक में जो द्रव्य भरा होगा इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य हिंदी में। क्लियर। केंद्रक में ही एक बीच में क्या होती है, ब्लैक कलर की क्या है, रिक्तिका, इसको कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, नहीं न्यूक्लियस कहते हैं केंद्रक को, और न्यूक्लियोलस कहते हैं केंद्रिका को। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं केंद्रिका को। और इसके जो अब केंद्रक के जो चारों ओर लेयर ये कला होती है इसी को कहते हैं केंद्रक कला। ये जिसमें उपस्थिति होती है तो उसको कहते हैं सत्य केंद्रक, जिसमें यह अनुपस्थित या अनडेवलपमेंट होती है तो उसको कहते हैं हम असत्य केंद्रक। तो यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का यही अंतर होता है, मैंने अभी बताएंगे, ये पेपर में पूछा गया। जिसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है उसको कहते हैं हम यूकैरियोटिक, और जिसमें ये केंद्रक कला नहीं पाई जाती उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्योंकि पहले प्रोकैरियोटिक है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ना हमारी सेल्स का, फिर उसी तरीके से बॉडी का। सबसे पहले क्या हुआ, जीव पानी में थे, पानी से क्या बने, मछली। पानी में मछली होती, जैसे डेवलपमेंट यहाँ से देख लो, मछली। अब मछली से फिर क्या बना, मेढक वगैरह थोड़ा सा और डेवलप हुए, तो रेप्टाइल्स वगैरह सांप वगैरह आ गए, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुए तो मगरमच्छ वगैरह जो हैं। उसके बाद बात करें तो चिड़िया, उसके बाद क्या है, ह्यूमंस। ठीक है, तो ये सबसे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे इनका जो है डेवलपमेंट होता गया। अब बात करते हैं कि बढ़िया से सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट समझिएगा, पूरी जेनेटिक इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी हम एक इंडिविजुअल, ये सारे टॉपिक हैं, इनको हम सारे टॉपिक पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है इसमें से। अब जैसे क्रोमैटिन धागे हैं, एक केंद्रक में क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, जो उलझी हुई संरचना है ना, ये रेड पेन से। तो जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, अगर हम पूरे शरीर के क्रोमैटिन धागों को निकाल लें, पूरे शरीर के क्रोमैटिन धागों को निकाल लें तो क्या होगा, इतना लंबा ये धागा हो जाएगा कि पृथ्वी को और सूर्य को 100 बार लपेटा जा सकता है। मतलब इतनी छोटी संरचना होती है क्या, क्रोमैटिन धागे। अब यही जब क्रोमैटिन धागे पतले होते हैं तो ये अब पतले थे, अब यहाँ से जब इनके टूट गए, खंड खंड हो गए, तो जब ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र।
गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर एवं नागेली ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर और नागेली ने की। ये सब हम बाद में बताते रहेंगे, तो अभी हमको याद है तो हम बताते जा रहे हैं सब साथ में। तो अब बात करते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो। इसी के अंदर क्या होता है? ये डीएनए और आरएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए क्या होता है? ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसा ये पदार्थ होता है जैसे माता पिता के लक्षण जो है, जैसे तुम्हारे नाना नानी के कहो तुम्हारे अंदर लक्षण आ गए हों, तो ये कैसे पता चलता है? डीएनए से, है ना। अनुवांशिक पदार्थ यही जो होता है कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, है ना। तो और वो पदार्थ कौन सा होता है जो इसको ले जाता है लक्षणों को? अनुवांशिक पदार्थ। वो क्या होता है? डीएनए या आरएनए। इसको भी हम बताएंगे। तो अब बात करते हैं इसी में और क्या होता है। ये तुम्हारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये क्या है? गोल्जी बॉडी। और ये जो यहाँ पे केंद्रक में देखो, यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोपोर। इन्हीं से जो है इसको न्यूट्रिएंट्स जाता रहता है। तो आई होप सभी को ये कोशिका के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है, जिसको मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो इसको समझने की कोशिश करो। बाकी इससे ज़्यादा डायग्रामेटिक कोई समझाएगा नहीं, इतना हमें पता है। यही बेसिक है और इतना ही पूछा जाता है, ये बहुत डीपली नहीं है कोई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें अवास्तविक केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। बताया था ना, केंद्रक जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। और यू का मतलब होता है सत्य, और प्रो का मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक केंद्रक जिसमें हो वो होता है प्रोकैरियोटिक, और जिसमें सत्य केंद्रक हो ये केंद्रक, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होती है? डीएनए में होती है। अब जैसे कि आप लोगों ने डीएनए पढ़ा होगा, तो ये मान लो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से कुछ पढ़ा था। तो ये डीएनए होते हैं, ये बीच बीच में लिपटे होते हैं, इसके बीच में हिस्टोन प्रोटीन लिपटी होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है समझिएगा, कभी कभी पूछते हैं। इसमें कई सारी प्रोटीन होती हैं, एक होती है H2A, एक होती है H2B, एक होती है H3, एक होती है H4। 4 प्रकार की प्रोटीन तो ये हो गई। इनकी होती हैं 2 लेयर, मतलब H2A ये एक H2A और एक ये, दो आपस में H2A जुड़ते हैं, H2B 2, H3 2 और H4 2। तो 2 करके क्या हो गए? 8 हो गए। तो ये जो 8 होते हैं इनको कहते हैं ऑक्टामर। क्या कहते हैं? ऑक्टामर। और इनकी लंबाई कितनी हो जाती है 8 को मिला के? 10 mm। कितनी हो जाती है? 10 mm हो जाती है। और ये जो H1 प्रोटीन होती है इसी को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये बहुत बड़ा योगदान करती है डीएनए में। समझ लो, जेनेटिक पढ़ो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेनेटिक, मज़ा आ जाएगी। ये जान जाओ कि 20 पीढ़ी के बाद भी तुम जो है अपने पूर्वजों को पहचान कर लो कि हाँ ये हमारे खानदान का था, चाहे उसका एक बाल मिल जाए। तो ये होती है जेनेटिक। आज के समय में जेनेटिक बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये क्या हो जाएगी? H1 प्रोटीन हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। तो इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम की लंबाई कुल कितनी हो जाएगी? 11 nm, क्योंकि 10 इसकी और 1 इसकी। तो ये H1 प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। H1 प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि डीएनए ही नहीं डेवलपमेंट होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, डीएनए आरएनए होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाता उतना। अब हमने क्या कहा था, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें श्वसन अंग क्या होता है? मीसोसोम होता है। जबकि जो हम अपनी कोशिका की अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो उसमें श्वसन अंग क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। अगर अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे जो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह में होते हैं तो उसमें 80S प्रकार के होते हैं, और जैसे हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एस का मतलब होता है उसकी सब यूनिट होती है ना। तो अब बात करते हैं, अब जैसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं तो उसकी जो सेल वॉल होती है, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी बाहर वाली, है ना, जैसे ये बैक्टीरिया इसके ये है, तो बैक्टीरिया की जो ये बाहर वाली सेल वॉल होती है ये म्यूसिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
म्यूसिलेज की बनी होती है, और जो प्लांट होते हैं उनकी सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। पौधों की किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब 70S और 80S क्या होता है समझिएगा। दरअसल दो सब यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? दो सब यूनिट होती हैं। जब 30S और 50S आपस में मिलते हैं, दो सब यूनिट आपस में मिलती हैं, तो 70S बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो 50 30 80 हो जाना चाहिए था, इसी को 80S क्यों नहीं बता रहे हैं? तो होता दरअसल ये है, जैसे कि अब सामने तो है नहीं, जैसे हाथ का पंजा है, एक दूसरे को हम हाथ पकड़ लें, जब हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का मुट्ठी से, हाथ मतलब पंजे से पंजा पकड़ते हैं, तो उंगलियों के बीच में जब उंगलियां फंस जाती हैं तो ये जो है यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया, ये हो गया, तो ये जो बीच में उंगलियां फंसी हैं इसमें 10S जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब बीच में दब जाता है, तो ये जो हो जाएगा ये 70S हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? इसी तरीके से 80S में क्या होता है? 40 और 60 की सब यूनिट होती है, तो ये 40 ये 60 हो जाएगी, और बीच में जो होता है 20S का कोरलैप हो जाता है, तो इसको नहीं काउंट करते, फिर ये हो जाएगा 80S। क्लियर हुआ? अब इसमें एक धातु होती है मैग्नीशियम आयन। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को हम कम कर देते हैं तो ये 40S और 70S ये जो सब यूनिट होती हैं टूट जाती हैं आपस में। ठीक, क्लियर हुआ? 40S और 60S ये सब यूनिट आपस में अलग हो जाते हैं, लेकिन जब इसकी सांद्रता को हम बढ़ा देते हैं 10 गुना, तो ये क्या हो जाता है? फिर से राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा सेशन जो था इतना ही था, और आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, और बायोलॉजी का जो स्टार्टअप होता है कि जीव विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, तो कोशिका के बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सबसे सॉलिड पॉइंट हैं, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए। यही अगर आपने लिख दिया तो इनको कोई काट नहीं सकता, ये सबसे डिफरेंट पॉइंट हैं जो छांट के मिलाएं। अब जंतु कोशिका पादप कोशिका में आपको पता ही होगा, पौधे जो हैं अचल होते हैं, जंतु चल होते हैं, ये हरे होते हैं, ये इनमें हरित लवण नहीं पाया जाता। इस प्रकार से आप जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर कर लेंगे, तो इसको बताने के अगले मतलब उसमें सेशन में ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हमने क्लियर किए हैं, और बायो के लिए बहुत अच्छी खास वीडियो है ये। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ना अच्छी लगे तो उसमें कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई तो हम उसका सुधार कर सकें। बाकी आपका मर्जी, आप कमेंट करें या ना करें, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया जा सके जो भी हमारे पास है। हमारे गुरुओं का ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता रहे, हमें दिया गया तो हम भी किसी को कुछ दे सकें। और बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने हमें जो है देने लायक कुछ बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भगवान से ज़्यादा तो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं किसी को कुछ देने लायक हूँ, या कुछ भी देने लायक बना आज, तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद और प्रताप है। तो आज हम बात करते हैं, चलिए बात ख़त्म करते हैं यहीं से। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और जम के मेहनत कीजिए, और हम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।